हेलो हेलो हेलो। हेलो दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है इस नए सेशन में। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। वेलकम वेलकम। हेलो। लेट मी चेक इफ आई एम लाइव। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ओके, सो वी आर लाइव। सो वी आर लाइव एंड हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है इस नए लाइव स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक मिनट में मैं ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ सो दैट यू नो आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे। सो हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नए लाइव स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। अब आप लोग जनरली सोच रहे होंगे कि सर रेजिस्टेंस मतलब क्या। देखो, हमने ये सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा एलेबरेटेड वे में इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश हमने की है। सो या रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों को जानना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप लोग मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए फ्रेश टॉपिक को, जो है कि जिस जिन चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग यस लिख सकते हो। हम 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करेंगे। Those who are watching this live session live, hello, first of all, this is Win Science, and yeah, we are taking live sessions nowadays. एक मिनट में हम लोग ब्लूटूथ को इस कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये कनेक्टेड है। लेट मी चेक इफ द वॉइस इज क्लियर नाउ। हेलो। ऑल राइट, तो आई होप मेरी आवाज़ जा रही है, मैंने सुन के देखा है। सो वेलकम टू विन साइंस, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है, जो भी लोग इसे लाइव अभी देख रहे हैं। हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अब हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ से सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेजिस्टेंस क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि
रेजिस्टेंस जो करंट को स्टॉप करने का काम करती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है, आप लोग मेरी लास्ट वाली लाइव सेशन देख सकते हो, जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को ठीक से समझा है। अपोजिंग, जो करंट को अपोज करता है वो होता है बेसिकली रेजिस्टेंस। ओके, इतना ही आप लोगों को जानकर अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि क्या रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी माता रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहती है वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर। अब इसके लिए एक एक्टिविटी इन्होंने दी गई है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाली, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो नाइक्रोम वायर हमने लास्ट क्लास में ली थी, उस नाइक्रोम वायर की जगह इन्होंने क्या किया है, नाइक्रोम वायर की जगह इन्होंने ले ली है कौन सी वाली वायर, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, जो नॉर्मल वाली जो वायर है, तो इसकी जगह पे नाइक्रोम वायर जो हमने लास्ट एक्टिविटी में डाल दी थी, लास्ट सर्किट डायग्राम में, वहां पे अलग अलग टाइप की जो है वायर्स इन्होंने डाल दी और फिर इन्होंने करा एक्सपेरिमेंट। अब जब भी आप लोगों ने अलग अलग थिकनेस की वायर डाली है, या फिर अलग अलग टाइप्स की वायर डाली है, अलग अलग मेटल्स ही अलग अलग डाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि आप लोगों को ऑब्वियसली अलग अलग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब जो अलग अलग मेजरमेंट्स आप लोगों को एमीटर और वोल्टमीटर में मिली, तो उनके बारे में एनसीईआरटी बात करती है, एंड वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखो, एमीटर रीडिंग चेंज हो गई जब हमने क्या किया, थिक वायर डाली इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल जो नाइक्रोम वायर थी, सेम लेंथ वाली नाइक्रोम वायर के वहां पे। फिर हमें एक और चेंज मिला जब हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया। तो एंड उसके बाद हमने क्या किया, लेंथ चेंज करके देखा। ऐसे सारे की सारी पॉसिबिलिटीज को हमने ठीक से देखा, एंड फिर हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या मिला, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली, और वो ये थी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो कि हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, हर एक मेटल के लिए, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। तो किसी भी कंडक्टर के किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाली है, ये अब हम लोग जान लेते हैं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर, अब तो आ ही रही है ठीक से, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कनेक्शन भी ठीक है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जिन चीज़ों के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाली है, वो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेंथ ऑफ वायर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, अब देखो क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, अगर आपने इस वायर को यहाँ से काट दिया बीच में से ऐसे, तो आप लोगों को ऐसे एक, बिल्कुल अगर ये नहीं ले लेते हम लोग, ये ले लेते हैं, इसको अगर आपने बीच में से काट दिया और अगर आपने ये देख लिया, तो इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इस जिसका जिस मतलब जितना क्रॉस सेक्शन होगा बड़ा, उतना रेजिस्टेंस अलग अलग आता जाएगा। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ऊपर अलग अलग रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब देखो, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल भी आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आयरन की जगह पे आप लोग कॉपर ले लोगे, तो अलग ही आप लोगों को मिलने वाला है। तो ऐसे चीजें चेंज होती रहती है। अब देखो, precise measurements have shown that the resistance of uniform metallic conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross section। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। अब हम लोग क्रॉस सेक्शन के एरिया को हम लोग ए मान लेंगे। देखो, हमने ये कंडक्टर ले लिया, ये वायर ले ली, इसके इस क्रॉस सेक्शन को हमने ए मान लिया और इस लेंथ को हमने एल मान लिया। तो फिर हमें क्या पता चला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया। तो अगर हमने इन दोनों फॉर्मूलाज को मिलाया, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को कैसे मिलाते हैं ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। कैसे हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को मिलाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दो फॉर्मूलाज को थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, सो दैट यू नो वी गेट स्पेस। तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस is directly proportional, inversely proportional to area।
इन दोनों फॉर्मूला से हमें ये मिलता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमें अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें इसकी जगह पे क्या डालना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। इसकी जगह पे हमें क्या डालना पड़ेगा? इसकी जगह पे हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम लोग इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं के। आर इज इक्वल टू के एल अपॉन ए। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ये के तो हमने अपने मन से डाला, लेकिन आपकी एनसीईआरटी माता इसी जगह पे रो नाम का डालती है। ओके, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। अब इस रो के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एनसीईआरटी माता की लैंग्वेज में जानते हैं। तो देख लो, ये जो फॉर्मूला मिला जिसका ये फॉर्मूला ऐसा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ऐसे आप लोग कहोगे रो एल बाय एल, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, जो लोग मेरे टेलीग्राम के ऊपर है उन लोगों के लिए लिंक डाल देते हैं, सो दैट यू नो दे कैन ज्वाइन एज वेल, एंड उन लोगों का कुछ मिस नहीं होता। वैसे आप लोगों का भी कुछ मिस नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आपके पास सबसे पहले लिंक आ जाए, आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइबिंग, सो दैट यू नो सबसे पहले लिंक आपके पास जाए। अगर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम की चैनल की लिंक चाहिए तो आप लोग चैनल के बैनर पे जाके उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अब हम लोग बात करते हैं कि रो क्या है। देखो, दिस इज कॉल्ड एज RHO, रो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद में आना चाहिए, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। वो जो ओमेगा है इसके और इसके बीच में, एंड दिस सिंबल ऐसे इसको ड्रॉ करना है, जो कि एक इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इस रो को आप लोग रेजिस्टिविटी कहोगे। क्या कहोगे इसको? रेजिस्टिविटी इज एबिलिटी टू रेजिस्ट, या फिर कैपेसिटी टू रेजिस्ट, जो भी आप लोगों को कहना है आप लोग कह सकते हो। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? देखो, रो मीटर। रो मीटर मतलब क्या? रेजिस्टेंस हर 1 मीटर पे कितना है। अगर जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होने वाला है। आप लोग ये जान सकते हो। अब आगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मटेरियल, द मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻8 रो मीटर टू 10⁻⁻6 रो मीटर। तो इतनी आ जाती है किसकी? मेटल्स की। जितना ज्यादा कंडक्टर होगा उतनी उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। काफी इजी चीजें है ये, आप लोगों को समझाना लाइक जरूरी ही नहीं है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही पुअर मेटल की कंडक्टिविटी होगी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। सो या दिस इज वेरी गुड थिंग दैट यू नो। हम 1 मिनट में मैं फोन लेके आता हूँ मेरा, सो दैट यू नो आई कैन लोड फ्यू इमेजेस ओवर हियर। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं इंसुलेटर्स क्या कहते हैं। अब इंसुलेटर्स मतलब क्या? जो कंडक्ट नहीं करते उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर्स जो है तो वो रेजिस्टिविटी शो करते हैं, रो इज इक्वल टू 10⁻⁻17 से लेकर, मतलब 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻17 रो मीटर। रो मीटर इतनी ये लोग भी रेजिस्टिविटी शो करते हैं। ये चीज आप लोगों को याद, मतलब ये याद रहनी चाहिए। अब और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
तो वो ये है कि देखो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होती जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ गई मानो, तो ये रेजिस्टिविटी भी उसके ऊपर मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज होती जाएगी। ये आप लोगों को दिखने वाला है। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइबिंग। एंड जो लोग इसे ऑफलाइन में देख रहे हैं, भाई प्लीज़ ऑफलाइन में देखा करो। कभी कभी मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब जब लाइव होते हैं हम लोग तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग वैसे भी देखा करो रिकॉर्डेड सेशंस। एंड अगर आप लोगों को कोई बच्चा सुनाई दे रहा है मेरे लाइव सेशन में, तो पड़ोस में बच्चे हैं जो चिल्लाते हैं। अब देखो, जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज मतलब क्या, जो मिक्सचर होते हैं ऑफ मेटल्स, तो ये जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी क्या होते हैं, बर्न नहीं होते। जो कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों को बल्ब बनाना है, समझ लो बल्ब्स, अगर आप लोगों को बल्ब नहीं पता, तो ये जो लाइट के जो पुराने वाले बल्ब है, अगर वो बनाने हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मेटल्स का यूज करेंगे या फिर एलॉयज का यूज करेंगे जो कि हाई टेम्परेचर भी बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वो कंटिन्यूसली मतलब सिर्फ रेड हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। तो इनके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी होती है इसलिए इनके अंदर हीट जनरेट होती है। अब हीट और रेजिस्टिविटी का क्या लेना देना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब टंगस्टन इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स। ये चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन टंगस्टन जो है तो वो किसके लिए मतलब यूज होता है, तो ये बल्ब्स बनाने के यूज में आता है। वेयर एज कॉपर एल्यूमिनियम, अगर आप लोग देखो, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इनका यूज किया जाता है कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए, बिकॉज ये कंडक्ट ज्यादा करेगी, रेजिस्ट कम करेगी, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बल्ब के अंदर यू वांट इट टू बी मोर रेजिस्टेंट सो दैट ये कॉइल ज्यादा दिनों तक चले। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। अगर आप लोग छोटा वाला लेक्चर देख रहे हो, भाई हम लोग लाइव भी करते हैं, तो आप लोग लाइव लेक्चर में आया करो। अब हम लोग जान लेते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिर्फ रेजिस्टर इस्तेमाल करें। तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, एक टाइम पे, एक मिनट में उनको चुप करके आता हूँ। बच्चे हैं, सुनते नहीं। एनीवेज, तो जब भी हम लोग रेजिस्टर्स देखेंगे, तो ये रेजिस्टर्स हम लोग यूजुअली ऐसे बनाते हैं कि इनके मतलब दो टाइप से हम लोग इनकी एडजस्टमेंट या फिर अरेंजमेंट करते हैं। देखो, रजिस्टर की अरेंजमेंट ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर इसकी अरेंजमेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं सीरीज। इसको हम लोग कर देते हैं पैरेलल, बिकॉज ये एक दूसरे से पैरेलल है। तो ऐसे दो टाइप से हम लोग मतलब रजिस्टर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग रजिस्टर्स को ऐसे एडजस्ट करेंगे, तो इनसे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हमें मिलने वाली है, इसलिए तो हम लोग ये सब कुछ कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अगर तीन रजिस्टर्स आप लोगों को सीरीज में या फिर पैरेलल में मिल गए, तो आप लोग कैसे इसको मतलब कैसे इसके ऊपर थिंक करोगे और कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आओ यार थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज रजिस्टर्स, you will observe that value of current in ammeter is independent। अरे भाई देखो, ये एक्टिविटी इन्होंने क्या की है, इन्होंने ऐसे सीरीज में लगाए, उसके ऊपर बैटरी लगाई, एंड फिर इन्होंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, एंड उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशंस करी।
अब जब इन्होंने कैलकुलेशंस करी तो इन लोगों को अलग अलग रेजिस्टेंस मिले। तो अलग अलग रेजिस्टेंस मिलने के बाद इनको अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो भी मिले। जब भी आप लोग ऐसे वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगाओगे तो अलग अलग इन्हें क्या मिले, और मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस भी मिले। तो इसके ऊपर इन्होंने दिया गया है कि यू विल ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू तीनों के मतलब तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो। हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक चीज आपने ये करी कि पूरे के ऊपर आपने वोल्ट मीटर लगा दी। दूसरी चीज जो आपने की वो है कि सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर आपने ऐसे वोल्ट मीटर लगा दी, फिर इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा दी, इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा दी। अब हम लोग इसके मेजरमेंट्स को हम लोग ऐसे कर देते हैं V1 V2 V3, एंड वो जो टोटल वाला है तो वो होगा V। तो वो बड़ा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप दिस इज क्लियर, ये बार बार बताना ना पड़े। वैसे बार बार बताना पड़ता नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर लर्निंग, बट आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लॉजिकली थिंक कर लेते हैं। हेलो हेलो ओम, हेलो, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोच लेते हैं। अब हमने ये डायग्राम तो बनाया, देखो ऐसे। हेलो ओम जादव, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया इसका इसके अंदर जाने वाला ये करंट हो गया, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड ये हो गया इसका बैटरी। I hope this diagram is clear and I hope you guys are enjoying. You can subscribe, you can share this video. अब देखो, अब हमने क्या किया कि हमने हर एक रेजिस्टेंस के लिए ना ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो हर एक चीज के लिए अगर आपने V इज इक्वल टू आई आर लगाया तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा V1 इज इक्वल टू आई एंड R1। ये R1 है, R2 है, R3 है। V तो आप लोगों का कांस्टेंट रहने वाला है, ये समझ लो। अब देखो, अब आपने क्या किया, ऐसे ही V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। ये आप लोगों ने कराया। देखो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को वो उतना भी ज़्यादा मतलब टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही जानना इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू सॉरी VT, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बिल्कुल यही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है ये जान लो। V इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दैट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो आप लोगों का पूरा दिन चले जाने वाला है। एक मिनट बस, मैं एक और फोटो लोड कर देता हूँ सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, और हमें 10 बार ये इरेज करके फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ रहा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब V इज इक्वल टू क्या है? आई आर। तो यहाँ पे भी आई आर इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आता है कि सारे के सारे जगह पे LHS और RHS पे I इज कॉमन, तो दोनों के साइड पे आईज उड़ा देंगे हम लोग। तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो सीरीज के सर्किट। सीरीज के सर्किट में पूरे के पूरे रेजिस्टेंस का सम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो गया सीरीज के लिए। अब हम लोग यही सेम चीज फाइंड करेंगे किसके लिए, पैरेलल्स के लिए। अब आप लोगों को कई सारे सवाल आ रहे होंगे। वो सवाल आने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी माता क्या कहती है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो। ओके, तो जो पढ़ना था वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, सो वी डोंट रियली नीड टू लर्न दैट। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा पैरेलल्स के ऊपर, एंड पैरेलल में कैसे आप लोग सॉल्व करोगे ये जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैरेलल्स का डायग्राम ड्रॉ करो। R1, R2, R3। ओके, इजिएस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे एंड इसका जो ओम्स लॉ है तो वो लगाएंगे। तो हमें मिल जाता है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो अलग अलग वायर्स जा रही है तो अलग अलग करंट्स जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल जैसे हमने किया था लास्ट, क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट वाले के लिए, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। हम लोग, एक मिनट में मैं ये इमेज लोड करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रही, सो दैट यू नो आई डोंट हैव टू ड्रॉ दिस इमेजेस, ये कैलकुलेशन ही ना करना पड़े। लेकिन हम लोग ये कर नहीं पा रहे, किस वजह से, कुछ कारणों की वजह से। बस एक मिनट। अब देखो, अलग अलग रेजिस्टेंस के पास अलग अलग करंट्स जा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे जाने वाला करंट I1, यहाँ पे I2 एंड यहाँ पे जाने वाला I3। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन। ये तो मतलब आ ही जाना चाहिए भाई। तो देखो यहाँ पे I, तो जो V इज इक्वल टू आई आर है तो वो हम लोग समझ लेते हैं, बिकॉज V तो अगर आप देखो तो V सेम ही रहने वाला है। V क्यों सेम रहता है, बिकॉज हमने जो बड़ा वाला वो वोल्ट मीटर डाल के देखा था तो हमें क्या मिला था कि पूरे की पूरी जगह पे V इज गोइंग टू बी सेम। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V3 इज इक्वल टू, मतलब V इज इक्वल टू I3 R3। अब देखो, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो करंट्स ऐसे तीन भागों में स्प्लिट हो जाएंगे वो फिर से एक ही भाग में आने वाले हैं। तो वी कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि I करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो हमारे पास I1 का फॉर्मूला है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। तो बिल्कुल ऐसे ही V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 ऐसे हम लोग डालेंगे। एंड यहाँ पर जो टोटल I है तो उसका क्या आने वाला है, V अपॉन RT। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कि RHS पे सारे के सारे V's मतलब है, LHS पे भी V's है तो वो कॉमन है तो उन्हें हम लोग कैंसिल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्या, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानना चाहिए। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, जिन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता, आई एम देयर। मान लो ये रेजिस्टेंस 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो हम लोग इससे कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। देखो 1 अपॉन रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखो सबसे पहले R1 क्या है, 10 है, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। तो
हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर सारे सेम करने हैं। तो आप लोग इसका जो एलसीएम ही कहते हैं ना उसे, तो वो निकालोगे। तो वो क्या आएगा आपके हिसाब से? तो वो आएगा यहाँ पे 60 आ सकता है, 60। तो आप लोगों को नीचे वाले सारे के सारे नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो 60 आ सके, मतलब ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो देखो 10 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको भी आप लोगों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जिन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आता उन लोगों के लिए है ये। तो देखो 6 प्लस, ओके रुक जाओ, चलो 6/60। देख भाई मैं पीजी के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। 3/60 प्लस 2/60। जिन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता वो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर दो रजिस्टर्स दिए होंगे पैरेलल में तो आप लोग सीधा ऐसे क्रॉस करके सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को क्या आने वाला है, 60/3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, जो क्या आता है कितना, 11, 11/60। तो आप लोगों का रेजिस्टेंस आने वाला है कितना, 60/11। अगर ये समझ में नहीं आया भाई, देख 1/r ऐसे आता है, तो इसका अगर आप लोगों को r निकालना है तो वो कितना आ जाता है, 60/11। सो दिस इज द आंसर, यू कैन कैलकुलेट इट बाय योर सेल्फ। ऐसा ही आंसर आप लोगों को भी आने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हीटिंग कैसे होती है और हीटिंग के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, या फिर शायद हमें ये नेक्स्ट क्लास में जानना चाहिए। अब हम 1 मिनट में देख लेते हैं। अगर 40 से ज़्यादा मिनट्स हो गए होंगे, ओके 32 मिनट्स इनटू द सेशन। आई होप यू गाइस लाइक इट। माना कि ये सेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में था, बिकॉज कई सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी। बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। रेजिस्टेंस इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं इसे लाइव पढ़ा रहा हूँ रिस्क लेकर। सब्सक्राइब टू द विन साइंस एंड आप लोग मेरे स्टडी विथ मी सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग मेरे इन वीडियोस को भी देख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।